हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। ठीक है, जैसा कि आपको पता हमारा लेक्चर सीरीज़ चल रहा है। ठीक है, हमारा जो आज का लेक्चर है वो किस पे है? जेंडर लॉ और ह्यूमन राइट्स पे। ठीक है, क्या क्या लॉ है जेंडर के लिए, क्या क्या लॉ बनाए हैं, जेंडर क्या होता है वो भी हमने पढ़ा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ा है ना, जिसको इनइक्वलिटी बोलो। जेंडर इनइक्वलिटी क्या है, उसके क्या क्या इश्यूज़ हैं। वैसे ही जेंडर्स के लिए क्या क्या लॉ हैं वो देखेंगे आज हम, है ना, और ह्यूमन राइट्स उसको देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर पे हमारा क्या आएंगे? MCQs आएंगे इस पे। ठीक है, जेंडर लॉज पे, ह्यूमन राइट्स वगैरह इन सब पे। और ह्यूमन राइट्स तो आपको अलग से भी मिलेगा, एक पूरा सब यूनिट है आपका, शायद आई थिंक 3rd यूनिट में है या 4th में, तो ह्यूमन राइट्स पे भी है। ठीक है, तो मैं संजय कुमार हूँ जो प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन पे क्लासेस। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स पे। और जिसने स्पेशलाइजेशन पे बुक हमारी जो हमने बनाई है, अगर वो नहीं ली है तो अगर कोई लेना चाहता है, कोई परचेज़ करना चाहता है तो वो परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो परचेज़ करने के लिए उसको क्या करना है, उसको जो ये क्या बोलते हैं वो बुक है वो ऐप पे जाना है। हमारा वो लिंक जो होता है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको वहीं से PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, वहीं से परचेज़ कर लेना आपने। तो ऐप में आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उस बुक का भी, तो आप वहीं से परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि अब यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड में हमने जेंडर इनइक्वलिटी क्या होता है, जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है, क्या डिफरेंस है जेंडर सेक्स को लेके, वो सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स पे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास आएगी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारे MCQs पे होगा, लेक्चर नहीं होगा, वो MCQs होगा। ठीक है, MCQs देंगे हम जेंडर इनइक्वलिटीज़ को लेके, जेंडर लॉज, ह्यूमन राइट्स को लेके। ठीक है, कुछ MCQs बनाएंगे तो वो आपको दे देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जैसा कि हमने देखा हमारा जो आज का लेक्चर है वो है जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स को लेके। ठीक है, तो जेंडर क्या होता है, इसके जेंडर के लिए क्या क्या लॉ बने हैं ना, उसके लिए वो पढ़ना है हमने। जेंडर लॉ में कौन कौन से लॉज हैं जो जेंडर के लिए, जो ह्यूमन राइट्स के लिए है ना। तो जेंडर आपको पता है, जब भी जेंडर इनइक्वलिटी की बात आती है, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि जेंडर इनइक्वलिटीज़ में हमें किस जेंडर को इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, वो है फीमेल, वो है वुमेन, जिन पे हमें जेंडर इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो उन्हीं के राइट्स, उन्हीं के लिए कुछ राइट्स बने हैं, उन्हीं के लिए कुछ लॉज बने हैं, तो वही चीज़ें हमने देखनी है। ठीक है, तो इसमें हम बेशक ये लाइंस पढ़ेंगे, बट आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो लॉज बने हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है आपको। जो भी आप लॉज पढ़ते हो उसकी पूरी डेट और वो किसके अकॉर्डिंग है वो पढ़ लेना, क्योंकि आपको जब MCQs आएगा तो ज़रूर लॉज पे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वही है, द राइट्स ऑफ वुमेन्स आर इनएलिएनेबल integral and indivisible part of universal human rights. At the beginning of the 21st century, women's performance estimated 60% of the world total work, but receive only 10% of the world income and own mere 1% of the world land. देखो ये वही बात है, वही डिस्क्रिमिनेशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, है ना। राइट्स वुमेन्स के जो हैं वो आप उनको देखोगे, वो वुमेन्स को बहुत दूर रखा जाता था, है ना, बहुत दूर होते थे इससे, या जो राइट्स होते थे, जो वुमेन्स का हक होते थे वो उनको नहीं मिलते थे, है ना, नॉन ट्रांसफरेबल थे, इंटीग्रल इंडिविजिबल पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। एट द बिगिनिंग ऑफ 21 सेंचुरी की बात करें, वुमेन्स परफॉर्म कितना किया था उन्होंने, एस्टिमेटेड 60% ऑफ द वर्ल्ड टोटल वर्क कौन कर रहे थे, वुमेन्स, बट रिसीव उनको कहाँ कितना मिलता था, ओनली 10% ऑफ द वर्ल्ड इनकम। तो ये क्या है, ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन की ही बात है ना, इनइक्वलिटी की बात है, जेंडर इनइक्वलिटी की बात है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। They constitute nearly 60% of the world poor. Recent attempts at structural adjustment and economic liberalizations have led to the further marginalization of women and an increasing feminization of poverty, particularly in the developing countries. India is no exceptions to these trends. ठीक, तो ये हमने थ्योरी पहले भी पढ़ी हुई है, पहले लेक्चर्स में भी हमने देखा है। ठीक है, द ट्रेडिशनल, अगर ट्रेडिशनल इंडियन सोशल स्ट्रक्चर की बात कर लें तो उसकी में क्या बोलता है ट्रेडिशनल इंडियन सोशल स्ट्रक्चर इज़ हेवनली टाइटल्ड इन फेवर ऑफ मैन, गिविंग देम अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज वाइल कन्फाइंग, है ना, कन्फाइनिंग वुमेन प्राइमरी टू डोमेस्टिक रोल्स। आपको पता है कि हम इंडियन ये ट्रेडिशनल की बात करें तो वुमेन्स का क्या काम था, खाली उसको डोमेस्टिक रोल्स दिए जाते थे, जो घर के काम थे वही करने पड़ते थे, है ना। तो वही उसका क्या था, एक प्राइमरी वर्क था। ठीक है,
उसको उसी में क्या थी, एक अथॉरिटी थी, उसी के हिसाब से उसको काम करना था, ठीक है। तो जो भी अथॉरिटी थी, जो भी पावर थी, वो किसके पास थी, मैन के पास थी। तो जेंडर इनइक्वलिटी कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जेंडर इक्वलिटी मैंने बोला आपको वो कहाँ पे आपको जेंडर में किस में आपको इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, वो हमेशा फीमेल में ही देखने को मिलती है। फीमेल को ही पूरे राइट्स नहीं दिए गए थे, पहले से ही नहीं दिए गए थे। अब तो कुछ राइट्स भी बने हैं, हम वो भी अभी पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से राइट्स हैं जिसके जो बने हैं, जिसकी वजह से अभी वुमेन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इक्वलिटी फील करती हैं कि हाँ ये राइट्स हैं हमारे पास, इससे हम इक्वलिटी हैं, है ना। वैसे ही बोलता है इवन इफ वुमेन वर्क आउटसाइड द होम। देखो अभी थोड़ा सा ये फिर से थ्योरीज टाइप है, बट थोड़ा बहुत पता होना भी ज़रूरी है, ठीक है। इवन इफ वुमेन्स वर्क आउटसाइड द होम मोस्ट ऑफ देम हैव नो कंट्रोल ओवर देयर ओन अर्निंग्स, ठीक है। उनकी अर्निंग्स पे उनका खुद कोई कंट्रोल नहीं रहता। इवन इन द केस ऑफ हाईली एजुकेटेड एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड वुमेन्स, डाउरी इज स्टिल प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ मैरिज। चाहे जितनी भी क्वालिफाइड हो, एजुकेटेड हो, लेकिन जब उसकी शादी होगी उसको फिर से क्या है, डाउरी देना ही देना है ना। तो ये क्या है, ये डाउरी मतलब दहेज, ठीक है। डाउरी क्या है, दहेज की बात करते हैं। तो टाइम ऑफ मैरिज उसको क्या करना है, दहेज देना ही देना है, चाहे वो जितनी भी हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनली क्वालिफाइड वुमेन हो, तो उसको दहेज देना ही देना है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये जेंडर इनइक्वलिटी की बात यहाँ पे भी आपको देखने, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ना। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें ये इनसे आप क्या देख रहे हो कि चाहे अब तो आज के टाइम इतना ज़्यादा वो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। दहेज जैसे डाउरी पे आपको पता है लॉज बने हुए हैं ना, दहेज लेने पे आपको पता है सज़ा होती है, पनिशमेंट मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये ख़त्म भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म नहीं हो रहा, ख़त्म भी हो रहा है। और वो क्या क्या लॉज हैं वो हम नीचे देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी थ्योरीज है, ये भी आपको पढ़नी ज़रूरी है, थोड़ा पता चलेगा कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन है, किससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। कई लोग तो ऐसा भी है कि जो जेंडर और सेक्स को एक ही चीज़ मान के चलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपको जब एमसीक्यूज़ आएंगे तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, लेकिन जब पेपर में एमसीक्यूज़ आएंगे तो उससे क्लियरिटी नहीं होगा, उससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। हम जो एमसीक्यूज़ लाएंगे उससे आपकी क्लियरिटी हो सकती है, लेकिन जब पेपर में एमसीक्यूज़ गलत हो जाएगा तो वो उसमें आपको नंबर कटेंगे, ठीक है। बोलता है डैट इज़ वाई मैनी कम्युनिटीज़ द बर्थ ऑफ द फीमेल चाइल्ड इज स्टिल ट्रीटेड एज ए कर्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी, है ना। बोलता है क्या है, बहुत सी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिसमें जो फीमेल चाइल्ड होती है, मतलब जो बच्चा फीमेल मतलब गर्ल्स चाइल्ड पैदा होती है, उसको क्या ट्रीट किया जाता है, अभिशाप, है ना, धिक्कार करके, मतलब वो एक शाप माना जाता है, जिसको अभिशाप बोल सकते हो आप, ठीक है। एंड फाइनेंशियली लाइबिलिटी की बात करते हैं ना। तो इन सम रीजन्स सेक्स डिटेक्शन टेस्ट एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड आर वार्डली प्रैक्टिस। ये आपको पता है, ये फीमेल इन्फेंटिसाइड ये हमारे इंडिया में भी होता था। मतलब क्या करते थे, जो छोटा बच्चा होता था, गर्ल्स फीमेल, खासकर फीमेल की बात करता हूँ, छोटे बच्चे का नहीं बोलूँगा, फीमेल को क्या कर देते थे, पैदा होते ही मार देते थे, है ना। बाल हत्या करने वाले को इन्फेंटिसाइड बोलते हैं, ठीक है। तो आर वाइडली प्रैक्टिस ये चीज़ें होती थी, ठीक है। डिस्टर्बिंग क्या है, इंडियन मेल फीमेल रेशियो एडवर्सली ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है कि ये चीज़ होती थी, है ना, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होता था। इंडिया स्टिल डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। पर्सनल एंड फैमिली लॉज डिस्क्रिमिनेटेड नॉट ओनली बिटवीन मैन एंड वुमेन बट आल्सो बिटवीन वन वुमेन एंड अदर्स, है ना। A Hindu woman is not entitled to a share in joint family property under Muslims law. A male child is entitled to double the share of a female child. तो ये चीज़ें आपको पता भी हैं, ये सिंपल चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे है ए गर्ल ए पारसी, है ना, ए पारसी गर्ल्स इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस इन केस ऑफ शी डिसाइड टू मैरी आउट ऑफ द कम्युनिटी। अगर वो डिसाइड करती है आउट ऑफ द कम्युनिटी मैरी करने में, तो उसको क्या है, उसको जो वो राइट्स हैं, जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की बात है, इनहेरिटेंस, उसमें उससे क्या किया जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है ना, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अलग किया जाता है। मोस्ट इंडियन गर्ल्स आर ट्रीटेड एज अ प्रियाधाना, है ना, somebody else property in their parental homes and outsider by their new families and after marriage। ये आपको भी पता है कि इंडियन गर्ल्स में जो प्रॉपर्टी का ये है, क्या बोलते हैं, हक है, वो लड़के का ही है ना। अब तो लॉज बने हैं कि लड़की का भी बराबर हक है, लेकिन लड़के का ही है। तो वो उसका शादी करके क्या किया जाता है, उसको दूसरी जगह दिया जाता है, और उसका जो हक रहता है वो दूसरी साइड रहता है ना, जिधर उसकी शादी हुई हो, ठीक है। तो ऐसा अब तो ऐसा लॉज, बहुत से लॉज बने हैं कि लड़की लड़के का बराबर हक है प्रॉपर्टीज़। आज की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, जब वो जो कानूनी एज अ लॉ के हिसाब से क्या है, उसमें बराबर सबका हक है, ठीक है, उसमें बराबर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये याद रखना।
नेक्स्ट है आपका वेरी फ्यू वुमेन्स हैव टू कोरेज टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये आपको भी पता है कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बहुत सी वुमेन्स ने आवाज़ उठाई है ना। एंड मोस्ट वुमेन्स रिमेन्स अनइक्वल डिस्पोज्ड एंड डिसएडवांटेज थ्रू देयर लाइव्स, है ना। तो ये पहले की बिल्कुल बात है। पहले की क्या मतलब, बहुत सी वुमेन्स की बात है कि उन्होंने हक़ के लिए लड़ा है, उन्होंने लड़ा था उस टाइम, हक़ के लिए लड़ा था, तभी आज की जो वुमेन्स हैं उनको ये राइट्स मिले हैं, ठीक है। अगर उस टाइम लॉज नहीं बने होते या कुछ नहीं बने होते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लॉज नहीं दिए होते, तो उसके हिसाब से आज डिस्क्रिमिनेशन आज भी बहुत होता, ठीक है। ये सारा डिस्क्रिमिनेशन जो ख़त्म हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो लॉज बने हैं, तो ये इसकी वजह से क्या है, हमें ये राइट्स मिले हैं। तो आज हर चीज़ क्या है, आज हर किसी को अपने हक़ है, उसको जो भी वो करे, आज़ादी है, फ्रीडम है ना, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमें कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिली है, ठीक है। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अंडर एंशिएंट इंडियन कंसेप्ट्स की बात करें, कल्चर ऑफ इथोस वुमेन्स आर ऑनर्ड। पहले टाइम की बात है, एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो इंडियन कंसेप्ट्स की बात करें, इंडियन कल्चर्स की बात करें, उसमें जो वुमेन्स है उसको देवी माना जाता था, है ना, देवी गॉडेस माना जाता था। येट इन प्रैक्टिस वर्ड डाइंड ह्यूमन राइट्स एंड बेसिक फ्रीडम्स, ठीक है, याद रखना। अब इंडिपेंडेंस के बाद की बात करते हैं, जिसमें आपको राइट्स मिले हैं, जिसमें आपको क्या मिले, हक मिले हैं, ठीक है। आपको नहीं, मुझे भी, सबको क्या है, हक मिले हैं, ठीक है। ये नहीं कि किसी पार्टिकुलर को ही मिले हैं तो वही इस बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर ही कास्ट या पार्टिकुलर ही किसी रिलीजन को हक मिला है। उसमें इक्वलिटी की बात की गई है, इक्विटी की बात की गई है ना। इक्वलिटी और इक्विटी में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। इक्वलिटी तो सबको बराबर का हक देना, और इक्विटी उसको ज़्यादा थोड़ा हक देना या उसको थोड़ा ऊपर करना जिसको ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से देना। इक्विटी की भी बात होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 सम स्टेप्स वर टेकन, ये आपको पता ही है, टू ब्रिज जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी लीगली, है ना। तो इसके लिए क्या कुछ स्टेप्स लिए गए थे। जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी थी, जो डिफरेंस था, जो जेंडर बेस्ड, जो डिस्पैरिटी क्या होता है, डिफरेंस होना, असमानता जिसको है ना बोलते हो आप, या अंतर होना है, असमानता होना, तो उस या डिफरेंस होना, उसके लिए क्या कुछ लीगली क्या किए थे, कुछ स्टेप्स लिए थे। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर इसने क्या बताया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन गेव इंडियन वुमेन्स सिविक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स इक्वल टू दोज ऑफ मैन, है ना। इसको इसके बराबर के हक मिले थे, वुमेन्स को बराबर के हक मिले हुए हैं, किसके, मैन के बराबर, ठीक है। किसमें, वो सिविक बोलो या पॉलिटिकल फ्रीडम्स में बराबर के, इक्वल टू दोज ऑफ मैन, ठीक है। वो बिल्कुल किसके बराबर है, वुमेन के बराबर है। और ये कौन सा आर्टिकल, वेयर आर्टिकल 14 गारंटी देता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉस, ठीक है। ये आर्टिकल 14 ही आपको क्या देता है, गारंटी देता है। और सेकंड आर्टिकल है जो आपका आर्टिकल 15, ये क्या करता है, ये प्रोहिबिट्स करता है किसको, डिस्क्रिमिनेशन को। किसके बेसिस पे, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे, या रेस के बेसिस पे, है ना, कलर के बेसिस पे, या कास्ट के बेसिस पे, या जेंडर के बेसिस पे। देखो जेंडर के लिए भी आर्टिकल 15 भी है, ठीक है। कास्ट, रेस, रिलीजन के लिए तो है, लेकिन ये प्रोहिबिट्स किसकी, डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। ये बात करता है रिलीजन, कास्ट, रेस और जेंडर के, आर्टिकल 15 ध्यान में रखना। हो सकता है आपको आर्टिकल्स भी, कोई आर्टिकल्स पूछे जाएं कि कौन सा इक्वलिटी बिफोर लॉ के, सब लॉ के सामने सारे बराबर हैं, ये कौन बात करता है, या आर्टिकल 15 किसकी बात करता है, या आर्टिकल जेंडर की जो डिस्क्रिमिनेशन है उस चीज़ को कौन प्रोहिबिट करने की बात करता है, तो वो आर्टिकल 15 है, ठीक है। ये दो आर्टिकल्स आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, कुछ और भी लॉज बने थे, ठीक है, जेंडर को लेके, रिलीजन को लेके, ठीक है, मैरिज को लेके। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ पास्ड वेरियस लेजिस्लेशन, है ना, बहुत से लेजिस्लेशन पास किए गए थे, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट भी था, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये कब था, ये हमने मैरिज में पढ़ा भी है, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ा है हमने। डोरी प्रोहिबिशंस एक्ट, जिसकी डोरी की अभी बात की कि वुमेन्स को देनी पड़ती है ना, कई जगहों पे तो ये एक मतलब मजबूरी हो गई है लोगों की कि देनी ही देनी है, ठीक है। वो बिना डोरी के लड़की लेते ही नहीं है, ठीक है। हमारे JNK में अभी मतलब वैसा नहीं है, लेकिन और भी बहुत सी जगहें हैं, बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे मतलब अगर लड़का होता है तो वो बहुत खुशी मनाते हैं। वो ये रीज़न कि जो जब वो शादी करेगा तो उसके साथ क्या आएगा, हमें दहेज भी आएगा। फिर वो पूरा का पूरा बोला नहीं किसी ने तो
जो जो ज़रूरतें होती है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई क्या मांगता है, तो ये इस चीज़ को मतलब इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक्ट बनाया था, डाउरी प्रोहिबिशंस एक्ट, ठीक है। इसकी वजह से बहुत से साइट्स हो रहे थे, बहुत से लड़कियों के माँ बाप मर रहे थे, है ना, जब वो दहेज पूरा नहीं कर पाए या दहेज लिया, लोन पे लिया, है ना। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए डाउरी प्रोहिबिशंस एक्ट आया था, ठीक है। दूसरा है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, तो ये भी आया था। फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, ठीक है। तो ये सारे एक्ट्स आपको क्या है याद रखने, और इनकी डेटें भी याद रखनी है, ठीक है। इनकी डेट्स जो हैं वो याद रखनी है, ठीक है। और ये भी, हाँ ये भूल गया था, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, ये भी आया था। आपको ये चीज़ें सारी याद रखनी है। फिर सती प्रिवेंशन एक्ट आया था, आपको पता है सती प्रिवेंशन भी वुमेन्स को ही फेस करना पड़ता था। अगर वुमेन्स का जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है, डेथ हो जाती थी, तो उसको भी उसके साथ क्या करते थे, साथ में जला देते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए आई थी, ये सारी चीज़ें जेंडर को ही देख के आई है ना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस हो रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स थी सोसाइटीज़ में, है ना, तो फेस कौन कर रहा था, ये वाली प्रॉब्लम्स जो भी थी, चाहे वो डाउरी को लेके देखो आप, डाउरी प्रोहिबिशंस एक्ट आया, वो भी जेंडर को देख के आया। जेंडर कौन था, फीमेल था, जो इस चीज़ को क्या कर रहा था, फेस कर रहा था, है ना। तो वैसे ही सती प्रिवेंशन एक्ट भी आया, सेफ गार्ड ऑफ डिग्निटी, कंट्रोल ऑफ सेक्चुअलिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन्स आए, है ना। तो ये सारी चीज़ें कौन देता है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है, ठीक है। और बहुत से मैनी जुडिशियल से verdicts they have also favored the rights of women in order to raise their status, है ना। However, the constitutional and legal provisions appear to be too radical in view of prevailing societal culture reality, which frequently create a resistance of the special protection and auxiliary measures that were designed to enable वुमेन्स इन इंडिया टू अचीव देयर जस्ट एंड इक्वल पोजीशन इन सोसाइटीज़, है ना। इक्वलिटी देखने को मिलती है इसमें वुमेन्स को। आपको पता है राइट्स का आपको पता चला कि और भी बहुत से राइट्स हैं, वो भी अभी और भी राइट्स आएंगे। द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया एक्ट एज अ कस्टमडियंस ऑफ फैमिली वेलबींग इन द जनरल आर नाइदर अवेयर ऑफ देयर लीगल राइट्स, है ना। तो एस्टेब्लिश नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, तो ये सारी चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड बिहेवियर नॉर्म्स विच हैव इन्वॉल्व, है ना, इवॉल्व है, सॉरी इन्वॉल्व नहीं है, इवॉल्व आवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन हैबिट्स वुमेन्स फ्रॉम asserting themselves as an individual except in very limited context। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे द सक्सेस ऑफ सेवरल थाउजेंड्स इंडियन वुमेन्स हु आफ्टर इंडिपेंडेंस यूज कोरेज, फाइनेंशियल मीन्स, फैमिली सपोर्ट टू ब्रेक सोशल कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी देखो सोशल, जो भी समाज के सोशल कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बैरियर्स थे, है ना, बैरियर्स रुकावटें थी, डज नॉट इम्प्लाई टू एमेंसिपेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स, एन्जॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय इंडियन वुमेन्स इन जनरल, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से वो इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, जो राइट्स उनको नहीं दिए गए थे, ठीक है। मोस्ट इंडियन वुमेन्स आर स्टिल वेटिंग फॉर इक्वलिटी, है ना। मैनी आर फोर्स टू लाइव वट मे बी कंसिडर सब वुमेन्स लाइव्स। और भी है, देखो यहाँ पे और भी बात है, एक वर्किंग की बात करता है। वर्किंग वुमेन हैव टू फेस एडिशनल प्रॉब्लम्स ओनिंग टू कन्फ्लिक्ट इन देयर एजुकेशनल वैल्यूज, एज ओल्ड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस। इनइक्वालिटी अफेक्ट्स नॉट ओनली द मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल वेलबींग्स ऑफ इंडियन वुमेन बट आल्सो वेलबींग देयर फैमिलीज एंड सोसाइटी एट लार्ज। और ये थोड़ी सी थ्योरी भी है कि इसमें क्या क्या बोलते हैं ना, थ्योरी की बात भी है। आपको लॉज भी बता दिए हमने कि कौन कौन से राइट्स आए थे, ठीक है, उसकी डेटें भी याद रखना। थोड़ी सी जो शायद मुझे इसमें हमने पहले लेक्चर्स में जैसे मैरिज की जो थी वो हमने ऑलरेडी मैरिज में कवर की हुई है, ठीक है। एज सच इट इज़ एन इंटरेस्ट ऑफ वुमन काइंड्स टू प्रोटेक्ट वुमेन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, है ना। और थोड़ा बताता है यहाँ पे, एड्रेसिंग अ वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ वुमेन्स एट मॉस्को इन जून 1987। तो ये मैखिल गोर बच्चे है, इन ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था, बोल रहे थे द स्टेटस ऑफ वुमेन्स इज बैरोमीटर ऑफ द डिमार्केटिज्म्स ऑफ एनी स्टेट एंड एन इंडिकेटर ऑफ हाउ ह्यूमन राइट्स आर रिस्पेक्टेड इन इट। ये इनका कोट है, ठीक है। इतना डीप तो नहीं आएगा आपको, ऐसे कोट वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ राइट्स वगैरह का देखना है। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैव बीन ट्राइंग टू प्रमोट टू प्रिजर्व ह्यूमन राइट्स, है ना, वुमेन राइट्स एज ह्यूमन राइट इन इंडिया, बट स्टिट्यूटरी बॉडीज़, ठीक है। ये स्टिट्यूटरी बॉडीज़ है, कौन सी है, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड द नेशनल कमीशन फॉर
वुमेन इन्होंने क्या किया था, ट्राई टू प्रमोट किया था एंड प्रिजर्व बचाया था किसके, जो भी वुमेन्स के राइट्स हैं एज अ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका द नेशनल ह्यूमन राइट्स जो भी है कमीशन वाज इस्टेब्लिश 1993। ये डेट भी याद रखनी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स की जो कमीशन थी वो कब इस्टेब्लिश्ड हुई है ना, विद द पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड रिकमेंडेड पॉलिसी चेंजेस, पनिशमेंट एंड कंपनसेशंस इन केस ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूज़। जो भी ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ करेगा तो उसको क्या था, उसको पनिश किया जाता था, कंपनसेशंस भी करना पड़ता था। ठीक है, ये हुआ कब था, ये 1993 में। ठीक है, याद रखना ये इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। तो एक और कमीशन है जैसे द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स जो है कॉन्स्टिट्यूट 1992। ठीक है, ये भी एक और कमीशन है। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज कॉन्स्टिट्यूट 1992 टू फैसिलिटेट एंड रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस एंड एक्सेलरेट किसके लिए, द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और भी है, बोथ द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, rely on active and positive support from the media of portray images consistent with the acknowledgement of girls and women as individuals capable of relating to others person on the basis of mutual respect। फिर यहाँ पे एजुकेशन इज आल्सो प्लेइंग एन इंक्रीजिंगली विटल रोल इन द मेन स्ट्रीम्स एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ जेंडर पर्सपेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग नोशंस ऑफ मैन एंड वुमेन इनटू अ ब्रॉडर व्यूज़ ऑफ ह्यूमन काइंड्स। तो ये सारी कुछ थ्योरीज थे, कुछ ये ऑर्गेनाइजेशंस थी। ठीक है, जो मैंने आपको बताई। उसके अलावा भी जेंडर लॉज बने हैं इंडिया में, उन चीज़ों को भी हम थोड़ा सा और देखेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या देता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जेंडर के लिए आर्टिकल 15 है जिसमें जेंडर, कास्ट, रिलीजन इन सबको डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। तो वही बात है यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का गारंटी क्या देता है, बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ के सामने सब बराबर हैं, है ना, इक्वल हैं। बोलता है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, है ना, सेक्स के बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसकी गारंटी कौन देता है, उसको प्रोहिबिट्स, उसको रोकने की गारंटी कौन देता है, आर्टिकल 15 याद रखना। तो जो ऊपर हमने डाउरी प्रोहिबिशंस एक्ट वगैरह बताया था, तो वो प्रोहिबिशन एक्ट जो था वो 1961 में बना था। ठीक है, तो ये क्या करता था, ये जो चाहे दहेज लेना है या देना है दोनों को क्या करता है, प्रोहिबिट्स लगा देता है। ठीक है, दिस लॉ प्रोहिबिट्स द गिविंग और रिसीविंग द डाउरी इन मैरिज। ठीक है, मैरिज सिस्टम में चाहे आप दहेज ले रहे हो या दहेज दे रहे हो, दोनों का क्या है, दोनों के खिलाफ कानूनी जुर्म है ये। ठीक है, तो थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है प्रोटेक्शंस ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, देखो वुमेन्स के लिए क्या आया है, एक और एक्ट था जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था 2005 में आया है। तो उसके लिए किसके लिए आया है, वुमेन्स के प्रोटेक्शंस के लिए। ठीक है, इसका क्या एम था, दिस लॉ एम टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। जो भी डोमेस्टिक वायलेंस था उसके अगेंस्ट क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, टू प्रोवाइड द इशुएंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर टू सेफ्टी ऑफ वुमेन। ठीक है, देखो और भी है, एक और एक्ट है। ठीक है, हर एक एक्ट की यहाँ पे हमने डेट भी लिखी है। ठीक है, डेट्स भी डाली हुई है और किसके रिलेटेड है ये भी बताया हुआ है। ठीक है, ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में आया था। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, इसकी डेटें भी याद रखनी है। यही चीज़ है जेंडर लॉज वगैरह, तो यही चीज़ आपको अभी काम आएगी। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। The Maternity Benefit Act provides for maternity leave and other benefits of women's employees during pregnancy and childbirth। आपको पता है ये बेनिफिट्स जो मिलते हैं ना, कोई जॉब करता है उसको अगर छुट्टी लेनी है ना, तो वो जो राइट्स हैं वो किस एक्ट के तहत है, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 के तहत। ठीक है, वुमेन्स एम्प्लॉय है उसको प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के टाइम क्या मिलती है, छुट्टी मिलती है, लीव मिलती है ना। ठीक है, ये याद रखना। हो सकता है कि आपको ये आ जाए कि ये जो एक्ट है ये किसके लिए है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल हरासमेंट किसके, ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, उसकी प्रिवेंशंस, प्रोहिबिशंस एंड रिड्रेसल के लिए एक्ट बना 2013 में। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट पे कहाँ पे, जो उनकी वर्क प्लेस है। ठीक है, द एक्ट एम टू प्रिवेंट एंड एड्रेस सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस मैंडेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटीज़। ठीक है, ये कौन सी कमेटी है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। याद रखना, ये भी आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्री कंसेप्शंस एंड
प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशंस ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 में। याद रखना, इसको आप सीक्वेंस में भी लिख सकते हो सकता है जैसे 2013 वाला आप पहले लिखा है उसको आप लास्ट में लिख लेना, उससे आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, मैंने थोड़ा आगे पीछे किया हुआ है। दिस लॉ प्रोहिबिट्स सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड रेगुलेट्स द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ फॉर पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशंस। ठीक है, इसके लिए था ये, याद रखना, ये आप बड़ा इम्पॉर्टेंट है अगर नहीं रखोगे याद। और इसमें यही चीज़ें आप चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में हुआ था। ठीक है, ये एक्ट बना था। दिस एक्ट एम टू, इसमें क्या एक्ट था, प्रिवेंट टू सोलमिनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड पेनल्टीज होगा शायद, है ना, पेनलाइज टू दोज इन्वॉल्व सच प्रैक्टिस से जो इसमें। ठीक है, ये क्या है, ये बना था, किस लिए बना था ये एक्ट, जो चाइल्ड मैरिज कराते हैं उसके लिए, है ना, जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको भी क्या था, उनको भी इसमें पेनल्टीज़ होती, उनको भी सज़ा होती। ठीक है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट था 1929 के तहत ये चीज़ें बनी थी। ठीक है, इसका यही एम था। और आपका 8th वाला है, ये है हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये ऊपर भी मैंने बताया था, शायद पहले भी बताया होगा कहीं, तो ये 1956 में बना था। ठीक है, जिसमें जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस या सक्सेशन ऑफ हिंदू वुमेंस की थी, ठीक है, उसके लिए बना था। दैट टू गवर्न्स इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन राइट्स ऑफ हिंदू वुमेंस। ठीक है, तो इसके लिए बना था। उसके बाद है नेक्स्ट, मुस्लिम वुमेंस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स डाइवोर्स एक्ट 1986 में एक्ट आया था, मुस्लिम वुमेंस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स। ठीक है, ये कब आया था, 1986 में आया था। याद रखना, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ये मैरिज में भी आ सकता है ना, हो सकता है मैरिज में आ जाए आपको, जो यूनिट फर्स्ट है, क्योंकि ये एक्ट है ना, ये कहीं पे भी आपको पूछ सकते हैं वो, क्योंकि ये टॉपिक से तो दूर नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि आप बोलोगे ये तो टॉपिक में नहीं है या सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कोई एक्ट बने हैं, कोई लॉज है या कोई आर्टिकल रिलेट करता है किसी पर्टिकुलर चीज़ से, तो वो आपको पढ़ने ही पढ़ने। जैसे मैरिज के अकॉर्डिंग जो भी लॉज हैं वो चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी। ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, मुस्लिम वुमेन्स को राइट्स देता है आफ्टर डाइवोर्स इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। ठीक है, ये उसके लिए बना था। फिर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, ये पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, दिस एक्ट ये क्या करता है, अलो करता है पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है, स्पेशल, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, या आर दोज हु चूज नॉट टू फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन टू मैरी एंड प्रोवाइड्स टू इक्वल राइट्स फॉर बोथ स्पोजेस। ठीक है, उनको भी राइट्स मिलता है कि आप किसी से भी शादी कर सकते हो, इक्वल राइट्स। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ लॉज थे। ठीक है, कुछ ह्यूमन राइट्स हैं। ठीक है, जो लॉज वगैरह हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो उसकी बात की हमने कि कौन कौन से आते हैं। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, मुस्लिम वुमेन्स के लिए बोला कि उसके लिए प्रोटेक्शन एंड राइट डाइवोर्स है, ये 1986 में ये बना था। ठीक है, इसकी डेट्स बहुत मैंडेटरी आपको याद करनी है। ठीक है, कंपलसरी है, क्योंकि अगर डेट्स याद होंगी उधर आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 1929 का। ठीक है, तो ये सारे एक्ट्स आपको याद करने हैं। ठीक है, तो हमने आज ये जेंडर लॉज इन इंडिया में जो लॉज हैं उसके बारे में बात की। आर्टिकल 15 आया, अगर कुछ इसमें मिस भी होंगे, कोई आर्टिकल्स हो, कोई चीज़ हो, तो अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे हमने अभी MCQs करने हैं, तो कुछ चीज़ें आपको पता है, सारी चीज़ें टॉपिक में कवर हों ऐसा भी नहीं हो सकता, या जो MCQs हों वो बिल्कुल ही टॉपिक के रिलेटेड हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब जो MCQs के ऑप्शंस होते हैं ना, वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती हैं। उसमें से ऐसे 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन वो होते ही हैं जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है, तो वो उसको क्या कर देता है, एलिमिनेट करता है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो हम MCQs आपको करा रहे हैं तो वही आएंगे, वैसे नहीं आएंगे, बट जो आएंगे वो कहीं ना कहीं उस कंसेप्ट से रिलेट करते होंगे जिसमें आपको एलिमिनेशन मेथड लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। JK SSB का MCQs आएंगे तो ज़रूरी नहीं होता कि अब मैं क्या कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता जो MCQs हम कराएंगे वही वो पेपर में डालें। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर सबकी सिलेक्शन हो जाती। ठीक है, जो जितना कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग होगा वो उतनी आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे वो जो ऑप्शन काम के नहीं है वो उसको पता चल जाएगा और आराम से जो ऑप्शन सही है उसको वो टिक करके आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप 10,000 MCQs सॉल्व करके जा रहे हो तो उसमें से आपको वो 100 या 120 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसने 10,000 लगाए होंगे तो 3 भी नहीं आएंगे या 4 आएंगे। ठीक है,
ऐसा नहीं होता कि सेम वही आए, ठीक है। तो वो आते सेम कैसे हैं, वो आपको जो MCQs पढ़ते हो उनके जो ऑप्शंस हैं उन पे आपने ध्यान देना है, ठीक है। उन ऑप्शन से आपने एलिमिनेशन मेथड लगाना सीखना है। उन ऑप्शन से आपको 4 के 4 ऑप्शंस हैं, उनके 4 कंसेप्ट, अगर एक ऑप्शन से आप समझते हो कि ये इसका सही आंसर है तो उसके जो बाकी के 3 हैं ना, उस 3 को भी एलिमिनेट करना सीखो। उन 3 के उन जो 3s हैं, जो बाकी के 3 हैं, एक को तो आप आराम से सॉल्व करोगे जिसका क्वेश्चन पूछा है, बाकी के 3 से आप क्या सॉल्व करोगे, जो दूसरे क्वेश्चंस बन रहे हैं उससे, वो चीज़ आप उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर इतना ही। अब हमारे जो नेक्स्ट आएगा वो हो गया MCQs, ठीक है। तो यहीं पे रखते हैं अब इसको, और यही है जेंडर लॉज और ह्यूमन राइट्स, ठीक है। थैंक यू। तो इसी के साथ ये हमारे जेंडर लॉज और ह्यूमन राइट्स थे, और अब MCQs इसी पे होंगे। एक जेंडर इनइक्वलिटी पे बनेंगे, जेंडर लॉज पे, ह्यूमन राइट्स पे देखूंगा मैं, कम से कम मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा MCQs इसके बनाऊँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, ठीक है। तो हाँ, MCQs अगर चाहिए होंगे नेक्स्ट क्लास में तो कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट करके बता देना कि MCQs ही चाहिए, नहीं तो या यूनिट ख़त्म करने के बाद चाहिए होंगे तो वो वैसे ही चलेंगे, ठीक है। तो कमेंट करना, आपका कमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लाइक कमेंट किया करो, लाइक कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है, बाकी कोई आपके लाइक से मेरी इनकम नहीं आती है, ठीक है, और ना हम कोई इनकम लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको फ्री मिलता है, हम भी फ्री डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। हमें कोई इसका ऐसा नहीं है कि कुछ पेमेंट ले रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा तंग कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। आपका जो सिलेबस है वो हम टाइम पे कवर करेंगे, और हमारी कोशिश ही यही है, पूरी टीम की कोशिश यही है कि आपका जो सिलेबस है वो टाइम पे कवर हो, ठीक है। इसीलिए कमेंट और लाइक किया करो। थैंक यू।